हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस क्लास में जीके जीएस प्लस करंट के प्रश्नों को शामिल किया गया है। आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये सभी जो है बेस्ट प्रश्न रहेंगे। और हाँ, जो नए व्यूवर्स हैं, पहली बार इस यूट्यूब चैनल की क्लास को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्लास को पूरा ही वॉच करें। परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही आपको मैं क्लासें उपलब्ध करा रहा हूँ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? म्यांमार, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। म्यांमार जो है स्थल सीमा से जो है घिरा हुआ देश नहीं है। आप सभी जानते हो कि मैप में ये है, इस प्रकार यहाँ पर है म्यांमार, और ये जो है बंगाल की खाड़ी के पास पड़ता है। तो ये स्थलीय सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है, क्योंकि ये जलीय सीमा से लगा हुआ देश है। प्रश्न नंबर 2, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत के गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। तो फर्स्ट नंबर जो है गुजरात राज्य का आता है और सेकंड नंबर जो है आंध्र प्रदेश राज्य का आता है। परंतु प्रश्न आजकल जो है गहराई से पूछा जाता है, तो आपको किलोमीटर भी पता होना चाहिए। 1214.70 किलोमीटर की सीमा लगती है और आंध्र प्रदेश की 973.70 किलोमीटर। यदि डाटा पर नज़र भी पड़ जाए तो जब प्रश्न आता है तो आराम से जो है लग जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है? इसे जमने से रोकने के लिए, इसके कवनांक को बढ़ाने के लिए, इसके प्रज्वलनांक या स्फुरांक को बढ़ाने के लिए, इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। तो पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट इसलिए मिलाया जाता है ताकि इसकी एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाया जा सके। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में आधारभूत और भारी उद्योग सेक्टर का विकास इसका लक्ष्य था। तो पहले वाला पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उपभोक्ता वस्तु सेक्टर का विस्तार, रोजगार के अवसरों का विस्तार। तो सही नहीं है ऑप्शन डी, रोजगार के अवसरों का विस्तार जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। यह लक्ष्य था सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, जिसमें रोजगार के अवसरों का विस्तार करना था। तो ऊपर के जो तीनों पॉइंट हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर याद रखना है जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे हो सके, ये इसका लक्ष्य था। और उपभोक्ता वस्तु सेक्टर का विस्तार करना भी दूसरी पंचवर्षीय योजना का ही लक्ष्य था। तो आप सभी जानते हो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। चलिए प्रश्न नंबर लगाइए 5, भारत में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शहरी केंद्रों के उद्भव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न एक बार और देख लीजिए। भारत में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शहरी केंद्रों के उद्भव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? इसी प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं, जिनको देखकर अचंभा लगता है, परंतु हम जो प्रश्न पत्र के लेवल के हिसाब से ही क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। उन सभी का विकास महाजनपदों की राजधानी से दूर हुआ, प्रमुख नगर आवागमन मार्गों पर स्थित थे, इसमें से अनेक वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के बड़े केंद्र थे। तो शहरी केंद्रों के उद्भव के बारे में पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 सही है। तो केवल यहाँ पर 2 कथन सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो चुका है। शहरी केंद्रों का जो विकास किया गया था वो महाजनपदों की राजधानियों से दूर नहीं किया गया था। इनका विकास जो है पास में ही किया गया था, ताकि आवागमन अच्छे तरीके से हो सके। इसीलिए तो प्रमुख नगर जो है आवागमन मार्गों पर ही स्थित थे। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट।
रामसर स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। 2024 का करंट का प्रश्न है और रामसर स्थल से तो प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में बनता ही है। वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 82 हो चुकी है, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। रामसर कन्वेंशन को भारत में 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया था। क्या ये पॉइंट सही है कि भारत में रामसर कन्वेंशन को 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया था? हाँ भाई, बिल्कुल सही पॉइंट है ये भी। तो याद कैसे रखेंगे? देखिए कितने हो चुके हैं रामसर स्थलों की संख्या? 82 हो चुकी है। तो 1982 तो लास्ट में भी 82 है, तो 1 फरवरी 1982 को जो है याद रखना है कि भारत ने इसको लागू किया था। रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर में अपनाया गया। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न के तीनों कथन सही हैं, तो सी राइट आंसर है, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य लिखे हुए हैं। तो भैया बहुत अच्छा प्रश्न है ये लाइन जरूर याद रखनी है, कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित, क्योंकि यही पूछा जा सकता है। कैस्पियन सागर की जगह कुछ और बना करके दे सकता है। कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर में इसको अपनाया गया था। चलिए अब प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। देखिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तभी जा कर के एग्ज़ाम जो है निकाल पाएंगे। प्रश्न नंबर 7 है, नागी और नकटी रामसर साइट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, बिहार राज्य में स्थित है। देखिए हाल ही में रामसर साइट की संख्या जो है 82 हो चुकी है। तो 81वां रामसर स्थल कौन सा है? तो ये आपका नागी है, और 82वां रामसर स्थल जो है नकटी है। इन दोनों को ही शामिल किया गया है 2024 में, और दोनों साइटें ये बिहार राज्य में है। और प्रश्न यह भी बन सकता है, थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 10 है। और सर्वाधिक रामसर साइटों की संख्या किस राज्य में है? तो ये आपके है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में 16 है, तो इसका फर्स्ट नंबर है। और सेकंड नंबर जो है उत्तर प्रदेश राज्य का आता है। प्रश्न कैसे भी बनेगा तो लग जाएगा। जो भी उचित पॉइंट होता है मैं उसको ज़रूर डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में। प्रश्न नंबर 8 है, रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं। विदेशी प्रजातियों के लुप्तप्राय प्रजातियाँ, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियाँ, सभी पौधे व जानवरों की प्रजातियाँ। ऑप्शन बी राइट आंसर है, लुप्त प्राय प्रजातियों को रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। तो बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ और क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो सही सुमेलित का चयन करना है। कार्डमम पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट दिया गया है। कैमूर पहाड़ियाँ, कोकण तट दिया गया है। महादेव पहाड़ियाँ, मध्य भारत दिया गया है। मिकिर पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर भारत दिया गया है। गलत नहीं होना चाहिए। जो हमारी क्लास रेगुलर वॉच कर रहे होंगे वो विद्यार्थी इस प्रश्न को बिल्कुल भी गलत ना करें। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। 2 और 3 यहाँ पर सही है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। मिकिर पहाड़ियाँ, कल वाली क्लास यदि आपने वॉच की होगी तो हमने बताया था मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? तो पूर्वोत्तर भारत के असम प्रांत में ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और कैमूर पहाड़ियों का कोंकण तट से कोई संबंध नहीं है। ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं आपके एमपी में, मध्य प्रदेश राज्य में। और कार्डमम की पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट दिया गया है, ये सही नहीं है। कार्डमम की पहाड़ियाँ भी हमने आपको बताया था कि इनका सबसे ज़्यादा विस्तार केरल राज्य में है, और कुछ इनका विस्तार आपके तमिलनाडु राज्य में है। तो याद रखना है कि कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु राज्य में फैली हुई हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है केरल राज्य में इसका विस्तार है कार्डमम पहाड़ियों का। कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु से स्टार्ट होकर के चलता है, केरल से नहीं होता है स्टार्ट कोरोमंडल तट। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। जो हमने जानकारी दी है बिल्कुल सटीक दी है।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, कथन कारण का प्रश्न है ये। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। फिर कहा गया है कारण, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर ए, बी, सी, डी चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। कथन को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। तो पहले वाला कथन यहाँ पर गलत है, कारण यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए आप सभी जानते हो ये हमारा सूर्य है, पास में जो है कौन है, बुध है। बुध के बाद में आपका शुक्र ग्रह आता है, फिर आपका पृथ्वी ग्रह आता है, फिर आपका मंगल ग्रह आता है। इस प्रकार देखें यहाँ पर पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के बीच में होती है। तो जो है यहाँ पर जो है मंगल को अधिक समय लगेगा सूर्य की परिक्रमा करने में, क्योंकि पृथ्वी से ये अधिक दूरी पर है। तो पृथ्वी को कम समय लगता है मंगल की अपेक्षा सूर्य की परिक्रमा करने में। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कम के स्थान पर अधिक होना चाहिए था, क्योंकि मंगल ग्रह को पृथ्वी की अपेक्षा परिक्रमा करने में सूर्य की अधिक समय लगेगा। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न था ये। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उपक्रमों पर स्वामित्व, कच्चे माल का प्रयोग, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, रोजगार नीतियाँ। तो किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था जो है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। जुलाई 1969 में, अगस्त 1980 में, मार्च 1981 में और अप्रैल 1980 में। तो बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, हमने आपको बताया था वर्ष 1980 में, परंतु यहाँ पर तो मंथ भी पूछ लिया गया है, तो अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया था। अच्छा प्रश्न है। तो दूसरी बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, डेट भी याद कर लीजिएगा, 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसमें 6 बैंक शामिल थे। प्रश्न जो है स्टेटमेंट बना करके पूछा जा सकता है। और प्रथम बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1969 को, जिसमें 14 बैंकों को शामिल किया गया था। चलिए अब प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन और कारण को पढ़िए, उसके बाद में हमको सही उत्तर का चयन करना है। परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। तो यहाँ पर जो है दोनों बातें सही लिखी हुई हैं, अर्थात अभिकथन ये भी सही है और कारण भी सही है। आपको देखना है कि ऑप्शन ए आंसर आएगा, ऑप्शन बी आएगा, कौन से वाला यहाँ पर आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी चुनने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। तो बी यहाँ पर सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। देखिए हमने आपको एक दिन अच्छे से बता भी था, इस प्रकार के प्रश्नों पर ध्यान भी देना है और कंसेप्ट को समझना भी है। यदि अभिकथन की बात का उत्तर कारण में मिल जाए तो दोनों जो है सही हो जाते हैं, अर्थात उनकी उचित व्याख्या हो जाती है। तो इस प्रश्न में जो है यदि कारण को अभिकथन कह दिया जाए और अभिकथन को कारण कह दिया जाता तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर हो जाता। ध्यान से समझ लीजिए। अब वो कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नाभिक 2 भागों में टूट जाता है, तो इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन की अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए परमाणु का 2 भागों में टूट जाना ही परमाणु विखंडन होता है, और परमाणु विखंडन के कारण ही अत्यधिक ऊर्जा
क्या होती है, उत्पन्न होती है। यानी कि इस वाले पॉइंट से इसका उत्तर जो है ऊपर मिल रहा है। तभी तो मैंने कहा यदि इसको कथन कह दिया जाए, ऊपर वाले कारण कह दिया जाए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको इस तरीके से इसको बताया, क्योंकि कभी कभी बदल कर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 14 लगाते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है, यह भी एक बेहतरीन प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको वो पॉइंट देखना है जो हमको कन्फर्म है। सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है, बी का 4 आएगा। तो बी का 4 यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में है। ए और सी आंसर नहीं होगा। उसके बाद में देखिए जर्मन सिल्वर क्या है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु होती है, तो डी का 2 आएगा। तो डी का 2 ऑप्शन डी में है। तो इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्नों को लगाना है भाई। मॉर्फिन एनाल्जेसिक और आपका बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक। तो बोरो प्लस को याद कर लेना है, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 15। अंटार्कटिका संधि सलाहकार की 46वीं बैठक कोची केरल में संपन्न हुई। इसकी मेजबानी राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र द्वारा की गई। सभी कथनों का चुनाव कीजिए, सही कथनों का चुनाव कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। करंट के प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनका हमको अंदाज़ा भी नहीं होता है। भाई वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करो, क्योंकि आपके लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम को निकाल सको। केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करता हुआ चल रहा हूँ, वरना यूट्यूब पर तो क्लासें आपको भरी मिल जाएंगी, पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। यहाँ पर दोनों कथन सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का हमको चयन करना है बजट 2024-25 के अनुसार। तो बजट से जो एक प्रश्न आपको देखने को मिला था उत्तर प्रदेश से, और उसी टाइप पर हमने प्रश्न को आपके लिए तैयार कर दिया है। बजट का आकार 73,06,437.71 करोड़ रुपए है। राजकोषीय घाटा 86,530.51 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तो यहाँ पर जो है दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों यहाँ पर सही हैं। ध्यान से इस पॉइंट को जो याद कर लीजिएगा कि बजट का आकार इतना है और राजकोषीय घाटा जो है इतना रहने का अनुमान लगाया गया है। एक विद्यार्थी ने कहा था सर आप जो है बजट पर जो है क्लास उपलब्ध करा दीजिए। भाई उचित समय आने पर मैं आपको इसकी क्लास उपलब्ध करा दूंगा। आपने ऑब्जेक्टिव टाइप बोला था तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, हम आपको करा देंगे बाद में। उससे पहले मैं आपको थ्योरेटिकल जो है क्लास दे दूंगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 लगाइए। स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से सुमेलित कीजिए। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो फर्स्ट का बी आएगा। फर्स्ट का बी देखिए कहाँ पर है, बी और डी में है। उसके बाद में कोशिका की रसोई, कोशिका की रसोई यदि आपको नहीं पता तो तीसरे वाले को देख लीजिए। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। थर्ड पॉइंट का डी आएगा। तो थर्ड पॉइंट का डी देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन डी में ही है। तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है। अब आप इन पॉइंटों को देख लीजिए। कोशिका की रसोई किसको कहा जाता है, तो यह कहा जाता है प्लास्टिड को। और कोशिका का मस्तिष्क न्यूक्लियस को जो है कहा जाता है। उचित पॉइंट लगने पर नोट अवश्य कीजिएगा। कोशिका की रसोई इसको कहा जाता है और कोशिका का मस्तिष्क जो है न्यूक्लियस को कहा जाता है। दोनों अच्छे पॉइंट हैं। देखिए अच्छे से प्रिपरेशन के लिए आपको एक हल्का सा नोट जरूर बनाकर रखना चाहिए ताकि उचित पॉइंट लगने पर उसको नोट किया जा सके और हम इसका अच्छे से रिवीजन करते रहें 5 से 10 दिन के बाद, या जिस दिन क्लास ना है उस दिन आपको उसको उठा करके प्रश्नों को पढ़ लेना है। सच कह रहा हूँ, आप अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है, तो फाइबर की बात कर रहा है, किससे प्राप्त होगा। तो 4 ऑप्शन में आप समझ चुके होंगे। सेलुलोज से, ऑप्शन ए राइट आंसर है। सेलुलोज को
पादप कोशिका से जो प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन प्रोक्साइड? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नाइट्रस ऑक्साइड को N2O को कहा जाता है हास्य गैस। NO मत लगाना, कुछ विद्यार्थी इसको भी लगा देते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत एक अधिकार है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, संपत्ति का अधिकार। यह एक विधिक अधिकार है। अनुच्छेद 300A में इसको रखा गया है और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों में प्रत्येक स्मारक स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व प्रदान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 49 या फिर अनुच्छेद 149? तो ए चुनने वालों का राइट आंसर है। अनुच्छेद 49 में जो है इसका दायित्व दिया गया है। यदि हम अनुच्छेद 149 की बात करें तो इसमें जो है महान्यायवादी की शक्तियों का प्रावधान किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, तो सभी जानते हैं ये पॉइंट यहाँ पर सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो यह भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? तो इसको जरूर याद करना है आपको। कब किया था? फरवरी 1939 में। मंथ याद करना है, फरवरी 1939 में। फैसे फॉरवर्ड और फैसे ही फरवरी याद रखे भाई। और हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन, इसका गठन जो 1928 में हुआ था। प्रश्न नंबर 23 है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित की थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, कन्नौज। थानेश्वर से इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी, यहाँ पर इसने इसको हस्तांतरित कर दिया था। प्रश्न नंबर 24 है, वेले जलील की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को काल क्रम अनुसार सजाइए। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। तो काल क्रम के अनुसार आपको आंसर का चयन करना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला हैदराबाद था, मैसूर था, तंजौर था, अवध था। याद कैसे रखें? हल्की सी जो ट्रिक बना लेते हैं, HMTA जब आता है पर्सन तो इसी तरह से आप याद रहेगा, HMTA। चलिए, जब पर्सन आते हैं और कोई बात सर के द्वारा बताई जाती है तो वो जो है बहुत कारगर सिद्ध हो जाती है। प्रश्न नंबर 25, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? लोकमान्य तिलक का अपमान, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, बंग भंग विरोधी आंदोलन की असफलता, बंग भंग विरोधी आंदोलन की कार्रवाई पर मतभेद। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, इसी के कारण जो है मतभेद थे। और 1907 में जो है सूरत में यह अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। प्रश्न नंबर 26 है, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, इसका फर्स्ट नंबर है। तो अन्य को भी जान लेते हैं, क्या पता पूछ ले। सेकंड नंबर जो है आपका भारत देश का आता है, और थर्ड नंबर जो है रूस का आता है, और फोर्थ नंबर जो है आपका USA देश का आता है। किसके उत्पादन में? गेहूं के उत्पादन में। और ये जो आंकड़े दे रहा हूँ मैं आपको 22 के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। देखिए, हमारी क्लास में ख़ास बात ये होती है कि मैं प्रत्येक सब्जेक्ट से पर्सनों को शामिल करता हूँ, जिससे कि
एक अच्छी और एक बेहतरीन तैयारी हमारी हो सके। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करो अपने दोस्तों में। देश और राजधानी यहाँ पर दिया गया है। पिछली क्लास में अपने देश और राजधानी से प्रश्न आपको करा था और आरओ की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी गया था देश और राजधानी से। इस टॉपिक को भी एक नज़र में जरूर देख लीजिएगा। रोमानिया की राजधानी कहाँ पर है? बुखारेस्ट में है। तो ए का 2 आएगा और ए का 2 आपका ऑप्शन ए में ही है। तो ए हमारा राइट आंसर हो चुका है। एक ही पॉइंट से काम चल गया है। ऐसा हो जाता है कभी कभी, परंतु ये नहीं पता है किसी को। तो ये तो पता ही होगा कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। तो बी का 1 है। तो बी के 1 के हिसाब से भी ऑप्शन ए राइट है। नाइजीरिया की राजधानी अजूबा है और वियतनाम की राजधानी हनोई है। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर था। प्रश्न नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, बिल्कुल परीक्षा के लायक ही प्रश्न है ये। यह लगभग 180 डिग्री यामोत्तर है, जो अटलांटिक महासागर से घिरे भू क्षेत्र से दूर रहने के लिए थोड़ा पूर्व और पश्चिम की ओर विचलन करता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में आप थोड़ा बहुत पॉइंट जानते ही होंगे। इस रेखा के पूर्व दिशा की तिथि पश्चिम की तुलना में 24 घंटे पहले है। तो सही पॉइंट है ये, और हम सभी जानते भी हैं इस पॉइंट को। तो सही कथन का चयन करना था। कौन से कथन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर केवल 2 वाला कथन सही है। पहले वाले कथन में जो है अटलांटिक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका प्रशांत महासागर। क्या आएगा? प्रशांत महासागर। तो एक अच्छा प्रश्न था ये। अगर और भी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से और अधिक जानकारी जुटानी है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा और सर्च कर लेना होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दिवस है और सूची सेकंड में यहाँ पर तिथि दी गई है। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को यह मनाया जाता है। बी का 3 आएगा। तो बी का 3 यहाँ पर ऑप्शन ए में और बी का 3 ऑप्शन डी में है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। सी का 2 आएगा। और विश्व विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। डी का 1 आएगा। और विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है। इसको जरूर याद रखना है भाई, विश्व यूनानी दिवस अक्सर ये पूछा जा सकता है। 11 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर देखिए 30, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? आरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। कितना अच्छा ये प्रश्न है। पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। प्रश्न नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रतापगढ़। देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया, फिर 12 में पूछा गया, और यूपी पीसीएस प्री स्पेशल 2008 में पूछ लिया गया, और फिर 2012 के प्री में भी पूछा गया है। तो प्रश्न इस तरीके से रिपीट होते रहते हैं। अच्छे प्रश्न जो होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर देखें 32, वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक तो करना ही है, साथ में अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो भाई, शेयर कीजिए। जितना रिस्पॉन्स चैनल पर देखने को अच्छा मिलेगा उस हिसाब से आपको हम और ज़्यादा मेहनत करके क्लासें उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर आप एक अच्छे चैनल से जुड़े हुए हैं। जो विद्यार्थी नए थे और क्लास को देख लिया है और उन्हें लग रहा है कि सही है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। निश्चित ही यहाँ पर आपको उचित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप एक बेहतरीन तैयारी के साथ में एग्जाम को निकाल पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यह भी परीक्षा का भाग है। संयुक्ता पाणिग्रही उड़ीसी नृत्य संबंधित है। शिव कुमार शर्मा, देखिए हम जानते हैं इनका संबंध किससे है? संतूर वादक है, ये संतूर वादक है। तो भी यहाँ पर करेक्ट हो चुका है।
परंतु यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है, राजा रवि वर्मा, ये क्या है, चित्रकार हैं, याद कर लीजिएगा। उस्ताद विलाकत खान का संबंध सितार से है। तो हमने इस क्लास में जो है 32 अच्छे प्रश्नों को लगाया है। दोस्तों, स्क्रीन के एंड में जो वीडियो आपको दिख रही है, इसको टच करके जरूर देख लीजिएगा। इसमें भी अच्छे लेवल के प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। और जो नए विद्यार्थी, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट का यूज किया करो भाई, वहाँ से जो वीडियो को देखा करो। जिस दिन क्लास ना आए तो आपको वीडियो को वहाँ ज़रूर देखना है, क्योंकि मैंने परीक्षा पैटर्न पर आधारित ही आपको क्लासें उपलब्ध करा रखी हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।